Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our agriculture optional answer writing practice. जो हमारी एग्रीकल्चर ऑप्शन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसके नेक्स्ट क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं। तो इससे पहले मैं बता दूं कि मेरा एग्रीकल्चर ऑप्शन का कोर्स भी है। When you visit to the playlist of this channel, जब आप इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे आपको वहाँ पे दो प्लेलिस्ट्स मिलेंगे, एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर 1 एंड एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर 2। सो इन दोनों प्लेलिस्ट्स में मैंने पूरे एग्रीकल्चर ऑप्शनल के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सबको काफ़ी अच्छे से डिटेल में पढ़ाया हुआ है। सो दिस course can be helpful to you in preparing your agriculture optional, so please do refer to it. Now moving to the question, तो आज का हमारा क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इट इज SSNM। SSNM क्या होता है? एंड स्टेप्स एंड रिकमेंडेशंस फॉर इम्प्लीमेंटिंग SSNM इन मेजर सेरेल्स। सेरेल्स में इम्प्लीमेंट करने के लिए SSNM की क्या स्टेप्स हैं और क्या रिकमेंडेशंस है। So first of all, let's see how we approach this answer. And you should also try to write these types of answers by yourself. खुद से भी ऐसे आंसर्स लिखने का प्रयास कर सकते हैं, because the more you write, the more you improve. जितना आप खुद से लिखोगे उतना improve करोगे। तो what is SSNM? That is Site Specific Nutrient Management. It is feeding of crops with nutrients as and when needed. That is, इसका मेन आपको क्या दिखने लगा यहाँ पे, टू इंक्रीज न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी। इसका मेन एम होता है कि क्रॉप्स को हम तभी न्यूट्रिएंट्स देंगे जब उसमें जरूरत होगा। और देखिए सिंपली इसका एक कॉन्सेप्ट क्या है, जो भी हम लोग हाई यील्डिंग वेराइटीज लगाते हैं, HYV जो लगाते हैं हम लोग हाई यील्डिंग वेराइटीज, तो हमारे पास दो तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एक जो आपके पास ऑलरेडी है, दैट इज ऑन साइट, you can say indigenous nutrients, जो कि पहले से सॉइल में मौजूद है, या फिर जो ऑन साइट है जैसे कि थ्रू अदर वेरियस टाइप्स ऑफ मेजर्स आप उसे दे सकते हैं। तो वो तो पहले से यहाँ पे है, ये मौजूद है। प्लस होता है एक फर्टिलाइजर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे होता क्या, जैसे HYB कोई हाइल्डिंग वेराइटीज है, उसके पास ऑन साइड उसकी मान की जो डिमांड है, एक एग्जांपल दे रहा 100 यूनिट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स की, ऑन साइड से उसकी डिमांड पूरी हो रही है 60 यूनिट्स की न्यूट्रिएंट्स की। तो अब हमारा काम क्या बनता है कि जो भी ऑन साइड डिमांड, जो भी हमारे हाइल्डिंग वेराइटी है जितना डिमांड पूरा नहीं कर पा रही है, उस पे हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजर डालेंगे, दैट इज 40 यूनिट डाल करके यहाँ पे इसकी डिमांड को पूरा करेंगे। सो दैट इज व्हाट साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट इज, जितना डिमांड जो इंडिजिनियस नहीं कर पा रही है उसमें एड ऑन करेंगे। ऐसा नहीं कि 100 हमको पता, अब देखिए जनरली होता है क्या, जो भी हमारे पास पता है कि भाई इसकी 100 यूनिट्स डिमांड है, तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं 100 यूनिट्स फर्टिलाइजर प्रोवाइड करा देते हैं। मैक्सिमम फार्मर्स डू दैट, बट ये नहीं करना चाहिए, गलत है। हमें इंडिजिनियस चीजों पे भी ध्यान देना चाहिए। ऑन साइट हो गई, ऑर्गेनिक मैन्यूर हो गया, फार्म यार्ड मैन्यूर हो गया, इन सब पे भी ध्यान देनी चाहिए क्योंकि हमें ऑन साइट मौजूद है पहले से। सो दिस इज व्हाट साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट इज। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। और इससे क्या हो रहा है, देखिए जैसे यहाँ पे अब 60 तो बच रही ना आपको, जिसका फर्टिलाइजर लगाते हैं आप, तो यहाँ से फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी, आपका न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सो अब बढ़ते हैं इसके सेकेंड पार्ट के फर्स्ट क्वेश्चन पे, स्टेप्स। क्या स्टेप्स हो सकते हैं साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की? सबसे पहले यहाँ देखिए मेजर सेरल्स की भी बात की गई है। तो मेजर सेरल्स में जो SSNM ज्यादातर प्रैक्टिस होता है, दैट इज ऑन राइस। राइस में काफी ज्यादा ये प्रैक्टिस होता है, बिकॉज राइट इज इंटेंसिव न्यूट्रिएंट रिक्वायरिंग क्रॉप, काफी उसमें इंटेंसिव न्यूट्रिएंट होता है। प्लस अदर में आप देखो तो राइस वीट क्रॉपिंग सिस्टम्स में इसको काफी यूज करते हैं, राइस वीट क्रॉपिंग सिस्टम्स, जो जिसकी आप समझ लो कि वैरायटीज, इंप्रूव्ड वैरायटीज ज्यादा हैं जिस सेरल्स के, उस सेरल्स में यूज होगा। फॉर एग्जांपल में सेरल्स दे सकते हो, और स्टेप्स में भी मैं कुछ बताता हूँ अभी स्टेप्स क्या क्या है। तो फर्स्ट स्टेप इज सिलेक्शन ऑफ यील्ड गोल। यील्ड गोल आपको सिलेक्ट करना होगा, दैट इज कैसे सेलेक्ट करते हैं। मान के चलो कोई हाई यील्डिंग वैरायटी राइस है, कोई राइस की वैरायटी है, उसका यील्ड गोल रिसर्च में पाया गया है कि 100 टन है पर हेक्टेयर, एग्जाम्पल में कर रहा हूँ बस।
तो इसमें फार्मर्स को क्या करना है कि जो भी यील्ड गोल हम लोग सेलेक्ट करेंगे दैट शुड बी 70 to 80% of variety specific potential, variety specific पोटेंशियल। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसकी यील्ड गोल जैसे रिसर्च में पाएगा 100 टन है, तो फार्मर का यहाँ पे ये होना चाहिए कि हमें एटलीस्ट 70 to 80 टन यहाँ पे इसे प्रोड्यूस करना है। तो सिंपली ये हमारा एम होना चाहिए। अगर 100 टन उसकी रिसर्च में आई हुई रिजल्ट है तो हम 70-80 टन प्रोड्यूस कर सकते हैं, बिकॉज एज ए रिसर्चर तो फार्मर्स नहीं प्रोड्यूस कर सकते ना, वहाँ पे काफी सारे एक्सटेंसिव मेजर्स लिए जाते हैं जो कि ऑन फील्ड पॉसिबल नहीं है फार्मिंग में, पर स्टिल 70 to 80% जो उसका यील्ड पोटेंशियल है वो हमें रीच करना है। सो फर्स्ट स्टेप हम यील्ड गोल स्टेब्लिश कर लेंगे, हमें इतना चाहिए। फिर सेकेंडली हम एसेस क्या करेंगे, क्रॉप न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट। अब इतने यील्ड गोल के लिए कितना हमें न्यूट्रिएंट चाहिए, हमें जैसे मैंने वहाँ यूनिट्स की कुछ भी आप ले लो, जैसे हमें 50 यूनिट्स नाइट्रोजन चाहिए या 25 यूनिट्स कुछ चाहिए, 25 यूनिट्स कुछ चाहिए, तो ये हमें एसेस कर लेना होगा। एसेस कर लिया हमने। और देखिए इसमें टेक्नोलॉजी का काफी अधिक मदद होता है, इसमें सॉइल असेसमेंट होती है। आप कैसे एसेस करोगे, सॉइल असेसमेंट होगी, सॉइल एनालिसिस होगा, जीआईएस, रिमोट सेंसिंग, उसके बाद सॉइल की टेस्टिंग, वो सब इसमें इंक्लूड होती है। उसी तरह से आप एसेस कर सकते हैं इसमें कितनी रिक्वायरमेंट होगी इतनी यील्ड के लिए न्यूट्रिएंट की। फिर हम एस्टिमेट करेंगे इंडिजीनियस न्यूट्रिएंट सप्लाई। अब इंडिजीनियस न्यूट्रिएंट सप्लाई क्या हो सकता है, जो पहले से सॉइल में न्यूट्रिएंट सॉइल से कितने मिल रहे हैं, ऑर्गेनिक मैन्यूर या ऑर्गेनिक मैटर से कितने मिल रहे हैं, फार्म यार्ड मैन्यूर से कितना मिल रहा है। तो जो इंडिजिनियसली मेरे हमारे पास इंडिजिनियसली हमारे फार्म में ही पहले से है उससे हम एस्टिमेट कर लेंगे। मान के चलो कि एसएस क्या हमें 100 टन चाहिए, इससे मैं फिर से वही समझा रहा हूँ। और इंडिजिनियस में हमें समझ में आ गया कि 60 टन यहाँ से मिल रहा है। तो हमें क्या करना है कि जो 60 टन यहाँ से मिल रहा है उसमें और कितना चाहिए, 40 टन चाहिए। तो उस 40 टन के लिए फर्टिलाइजर चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, कॉम्पिटिशन ऑफ फर्टिलाइजर्स रेट। तो हम फर्टिलाइजर रेट स्टेब्लिश कर लेंगे। फर्टिलाइजर में 40 यूनिट जैसे मैंने बात की, 40 यूनिट में कितना नाइट्रोजन चाहिए, कितना पोटेशियम चाहिए, कितना फॉस्फोरस चाहिए, कितना पोटेशियम चाहिए, एनपीके। तो एनपीके कितना चाहिए हम लोग कंप्यूट कर लेंगे कितना कितना चाहिए। और फॉस्फोरस और पोटेशियम को जनरली वन एप्लीकेशन में हम लोग छिड़क देते हैं, जितने आप कंप्यूटेशन के बाद कि हमें इतना चाहिए भाई इसको फुलफिल करने के लिए जो भी गैप है हमने छिड़क दिया। पर जो नाइट्रोजन होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, डायनेमिक एडजस्टमेंट ऑफ नाइट्रोजन रेट्स। नाइट्रोजन को एक ही बार में नहीं छिड़कते, नाइट्रोजन क्या करते हैं हम लोग स्प्लिट एप्लीकेशन, ताकि कोई नाइट्रोजन लॉस ना हो। क्योंकि हम सब जानते हैं नाइट्रोजन लीचिंग वगैरह से लॉस हो जाती है अगर एक साथ आप डाल दो तो। और इसमें हमारा मेन एम क्या है, फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी बढ़ाना, तो कहीं भी लॉसेस ना हो उसको हमको देखते रहना है। तो नाइट्रोजन को हम लोग स्प्लिट एप्लीकेशन करेंगे। और कैसे करेंगे सर, इन केसेस से मैंने बताया सीरियल्स की बात की यहाँ पे आंसर में, क्योंकि क्वेश्चन में सीरियल्स की बात की तो आप आंसर में भी सीरियल्स प्रोवाइड करो। जैसे राइस है तो राइस के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, लीफ कलर चार्ट। थोड़ी सी मुझे रफ करने दीजिए अच्छे से समझाने के लिए आपको। जैसे हम कैसे पता करेंगे भाई कैसे स्प्लिट करना है, तो हम लोग यूज करेंगे लीफ कलर चार्ट। यहाँ पे लीफ कलर चार्ट। तो इसमें क्या होता है, देखिए ऐसे एक चार्ट होता है जिसमें लीव्स की कलर होता है, जैसे लाइट ग्रीन, थोड़ा सा और ज्यादा डार्क ग्रीन, वेरी डार्क ग्रीन। तो ऐसे करके लीव्स की कलर बने होते हैं। यहाँ येलोइश ग्रीन होगा, फिर लाइट ग्रीन होगा, फिर थोड़ा ग्रीन होगा, नॉर्मल ग्रीन, फिर डार्क ग्रीन, वेरी डार्क, ऐसे करके कलर होता है। तो अगर आप लीफ को यहाँ पे रखो तो लीफ की कौन सी कलर है, अगर आप चार्ट से मैच करो तो उससे आप वहाँ पे कितनी उसकी नाइट्रोजन यूज हो रही है या फिर नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी कितनी है वो पता कर सकते हो। मान के लो लीफ की कलर अभी बहुत ही लाइट ग्रीन होगी, तो इससे आप पता कर सकते हो कि इसमें नाइट्रोजन चाहिए हमें, क्योंकि लीफ की कलर अब डल होती जा रही है। तो आप उसमें नाइट्रोजन डालोगे, नाइट्रोजन डालने के बाद हमें पता चलेगा कि हाँ भाई लीफ की कलर नॉर्मल ग्रीन होगी, जो नॉर्मल कलर होनी चाहिए। ठीक है, नाइट्रोजन डाल दिया। फिर धीरे धीरे आप लीफ की कलर देखोगे डल, मतलब नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट फिर से आ गई, फिर नाइट्रोजन डाल देंगे। तो ऐसे करके हम लोग लीफ कलर चार्ट का यूज करके एस्टिमेटिंग कितना नाइट्रोजन कब कब चाहिए लीफ को चेक करते हुए कलर चार्ट से। तो ऐसे करके हम नाइट्रोजन का अप्लाई करेंगे। सो दीज वर द स्टेप्स फॉर SSNM, that is site specific nutrient management। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो कुछ रिकमेंडेशंस पे देखते हैं, जैसे रिकमेंडेशंस की क्या यूज करने टाइम जो हमें ध्यान में रखना है, जनरली यही होता है रिकमेंडेशंस। फर्स्ट इज डोजेज। तो डोजेज में हमें ध्यान में रखना है कि फॉस्फोरस और पोटेशियम को तो हम ये कर सकते हैं, पर नाइट्रोजन की जो डोजिंग होगी वो स्प्लिट एप्लीकेशन में करेंगे।
और जितनी डोजेज चाहिए उतना ही देंगे, एक्स्ट्रा नहीं, ताकि हमारा फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी बढ़े। तो जो भी हम अप्लाई करेंगे डोजेज एंड एप्लीकेशन आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो जो भी अप्लाई करेंगे नाइट्रोजन को स्प्लिट में करेंगे, और कैसे करेंगे मैंने डिटेल में बताया था आपको, कैसे लीफ कलर चार्ट का यूज करके हम लोग वो सब करेंगे। और काफी सारे मेथड्स हैं, मैंने एक एग्जांपल में दिया राइस के लिए वो यूज होता है। सेकेंडली प्रॉपर यूज ऑफ टेक्नोलॉजीज, जो भी टेक्नोलॉजीज की इसमें रोल काफी हो जाती है तो उनकी प्रॉपर यूज होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ऑन फील्ड ऑप्टिकल सेंसर्स होते हैं, फील्ड ऑप्टिकल सेंसर्स होते हैं, जीआईएस की यूज हो जाती है, जीपीएस का यूज हो जाता है, रिमोट सेंसिंग का यूज हो जाता है। दिस जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर ऑप्शन, काफी बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया, तो इसको भी आप ध्यान में रखोगे। और अभी हमने कोर्स में बताया हुआ है। सो ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी यूज प्रॉपर होनी चाहिए, और फार्मर्स पे नॉलेज होना चाहिए अच्छे से। इंटीग्रेटिंग विथ अदर्स, क्या इंटीग्रेटिंग विथ अदर्स, जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कर रहे हैं। इसको हम लोग किससे इंटीग्रेट कर देंगे, वाटर मैनेजमेंट से इंटीग्रेट कर देंगे, या फिर अदर थिंग्स वीड मैनेजमेंट से इंटीग्रेट कर देंगे, डिजीज मैनेजमेंट से इंटीग्रेट कर देंगे, ताकि होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप्स हो सके और हमें अच्छी यील्ड मिले। तो ये भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट रेगुलर सॉइल एनालिसिस, सॉइल की जो एनालिसिस है वो रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए, तभी हम लोग सब कुछ जो रिकमेंडेशन जो भी आप स्टेप्स में देखे वो सब फॉलो कर पाएंगे। सॉइल सर्वेज होने चाहिए रेगुलर टाइम पे, सॉइल सैंपलिंग होनी चाहिए रेगुलर टाइम पे। सो दिस थिंग्स आर रिक्वायर्ड। सो दीज आर सम ऑफ द रिकमेंडेशंस एंड स्टेप्स से मैंने बात की। और भी कुछ आपको लगता है कि रिकमेंडेशन में इंपॉर्टेंट चीज है ये लिखनी चाहिए, आपको कमेंट करके बताएं कि क्या इसमें और भी लिख सकते हैं आप। देखिए कमेंट करने से एक तो हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग की कैपेसिटी बढ़ती है, हम जल्दी जल्दी सोच पाते हैं पॉइंट्स, प्लस हमारे बीच एक इंटरेक्शन भी बढ़ता है, मेरी आपसे एक इंटरेक्शन बढ़ती है, इन्वॉल्वमेंट बढ़ती है आपकी, और मुझे पता चल पाता है क्या क्या पॉइंट सोच पा रहे हो। तो प्लीज डू कमेंट। So that is all for today. Please do like, please do share, please do subscribe. काफी मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस को रेगुलर बेसिस पे आप सबके लिए बनाने के लिए, और अगर आप लाइक से सब्सक्राइब करते हो तो काफी मोटिवेशन मिलता है हमें कि हम और भी ऐसे वीडियोस आप सबके लिए बना पाएं। So that is all for today. Have a nice day. Thank you.